गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 अध्याय फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने काफ़ी समय तक का काल पढ़ चुके हैं। हमने महाजनपद पढ़ा, हमने राजस्थान से रिलेटेड जो भी जनपद बनते वह पढ़ा, हमने मौर्य काल पढ़ा, गुप्त काल पढ़ा और राष्ट्रकूट वंश और ये सब भी जो है हमने लेके बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, आज जो हमारा पार्ट रहता है 10, उसमें जो है हम चोल वंश और पल्लव वंश जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चोल वंश और पल्लव वंश के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चोल वंश से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था इसके बारे में, और हम आज का जो था हमारा चोल प्रशासन पढ़ने वाले थे। आज हम चोल प्रशासन को कंटिन्यू करते हैं कि चोल का वंश था, चोल का जो उत्तरवर्ती चोल राज्य था, तो उस चोल राज्य में हम पढ़ चुके थे। और अब जो है हम चोल प्रशासन, उस समय का प्रशासन कैसा था, जैसा कि हमने गुप्त काल में पढ़ा, मौर्य काल में पढ़ा कि उस समय की जो प्रशासन व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी, वहाँ पर किस प्रकार की जो है नगरीय शासन था, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का शासन था, किस प्रकार से उनका व्यवसाय था या किस प्रकार से शिक्षा थी, और कैसी उनकी महिलाओं की जो है वो स्थिति थी। ऐसे ऐसे करके हमने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो प्रशासन से रिलेटेड हमने मौर्य और गुप्त काल में पढ़ी है। ठीक है, तब चोल वंश के समय चोल प्रशासन कैसा था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, तो जो चोलों का जो प्रशासन है वह किस पे आधारित है, ग्राम पंचायत प्रणाली पर। अब ग्राम पंचायत प्रणाली जो शब्द दे रखा है आपका इसमें, तो अभी आप वर्तमान के समय में देखोगे, प्रेजेंट टाइम का जब अपन एनालाइज करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तब हम अब प्रेजेंट टाइम में भी जो है हम ग्राम पंचायत जो है वह देखते हैं कि ग्राम पंचायत किस प्रकार की होती है। उसी प्रणाली को जो है चोल प्रशासन के समय भी जो है देखने को हमें मिलती है, उस समय भी। ठीक है, जो हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वो उस समय भी थी। अब उस समय किस प्रकार से जो है व्यवस्था थी उस समय के प्रशासन की। आगे देखो, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। अब चोल राज्य कितना भाग कर रखे हैं इन्होंने, 6 प्रांत कर रखे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर जो भी आगे वाली जो भी हम वंश पढ़ेंगे वो ज़्यादातर जो दक्षिणी क्षेत्र से रिलेटेड है, तो उनके नाम भी जो है हमको इसी तरीके के जो है अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी बोल रखे हैं कि इसमें इसको मंडलम कहा जाता था। ठीक है, मंडलम के उपभाग जो थे वो कोट्टम के उपविभाग को नाडु या कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर के श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। इन सब जो वर्ड जो आपको दे रखे हैं इनको आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसमें जो है ये वर्ड सारे आपके लिए नए हैं। ठीक है, किस शब्द को क्या कहा गया है चोल वंश में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 6ठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। ठीक है, तो 6 प्रांतों में विभक्त हैं जिनको ये मंडलम कहते थे। उसके बाद में इसके उपविभाग बताए हैं इन्होंने। कोट्टम के उपविभाग को नाडु या कुर्रम ग्राम होते थे। जैसा कि हम जैसा बोलते हैं कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर ग्राना जो विलेज होता है। तो ये सारे जो है जो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो ये उपविभाग दे रखा है, तो उस समय भी क्या था, उपविभाग जो था, मतलब कि मंडलम से छोटा कोट्टम से उसका नाडु से फिर कुर्रम और ग्राम हो गया सबसे छोटा। ठीक है, तो जैसे कि आज की व्यवस्था हम देखने को मिलते हैं उस समय भी थी, बस इनके जो नाम जो है वो थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो नाम को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके जो नाम है वो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा इन सब नाम को। ठीक है, आगे देखो, अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर के श्रेणियों को नगरतार कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, इसमें स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। ठीक है, जैसा कि वर्तमान में होता है। भूमि की उपज का लगभग 6ठा भाग जो था सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान मिलता था सरकार को, जो लगान के रूप में लेती थी। जितना भी उनको भूमि का उपज मिलता था उसका 6ठा भाग सरकार के पास में जाता था। अभी किस रूप में जाता था 6ठा भाग जो जा रहा है सरकार को मिल रहा है, जैसे कि हम टैक्स पे करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उस समय ये लगान लेते थे। ठीक है, तो लगान जो है वो किस रूप में होता था, हम जो देते हैं अभी वर्तमान में जो है मनी देते हैं, पैसे देते हैं, उस समय जो था वह अनाज के रूप में था और स्वर्ण मुद्राओं के रूप में था। ठीक है, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था।
अब देखो, जैसे कि इसने बोला कि सोने का सिक्का जो है उसको कांसू बोला था, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि चोल प्रशासन में सोने का जो है प्रचलन था। उस समय तक क्या था, सोना आ चुका था उनके पास में। उस समय में वह सोने का यूज़ करना शुरू हो चुके थे और सोने का जो है लेन देन के रूप में भी इनका प्रचलन था। तो ये हम समझ सकते हैं कि उस प्रशासन में जो है सोने का जो है यूज़ जो है उपयोग जो है होना शुरू हो गया था। अब उस समय उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, कांसू कहलाता था। उन सिक्कों को क्या कहा जा रहा है, कांसू। आगे देखें, जो 16 आस का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। मैं आपको जो नौसेना के विषय में जो है पहले भी बता चुकी हूँ। समुद्रगुप्त के समय जो था हमने जो है नौसेना के बारे में पढ़ा था, और अब वापस से जो है हम नौसेना के बारे में पढ़ रहे हैं, और वह किस काल में है, चोल काल में है। ठीक है, आगे देखो, चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की थी। जैसा कि हम चोल प्रशासन में पढ़ रहे हैं, तो चोल राजाओं ने जो है यहाँ पर जो है सिंचाई की बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं वह यहाँ पर पूरी हो रही हैं। अभी तक के कितने सारे प्रशासन पढ़ने हमने, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड पढ़ा हमने, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हमने प्रशासन को पढ़ा, लेकिन जो है हमने कहीं पर भी सिंचाई से रिलेटेड कोई भी योजना नहीं पढ़ी है। तो चोल प्रशासन में जो है एक अलग जो है विषय में जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस समय चोल प्रजाओं के समय जो है सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं पूरी होना शुरू हो चुकी थी, यानी कि सिंचाई के विषय में भी इनको क्या थी, जानकारी थी। ठीक है, तो यह इस प्रकार की व्यवस्था सिर्फ हम किस में पढ़ रहे हैं, चोल साम्राज्य के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने स्थल सेना के साथ साथ में जहाजी बेड़ा यानी कि हमने नौसेना के विषय में पढ़ा, इसके साथ साथ में सिंचाई से रिलेटेड जो भी योजनाएँ होती हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र के जब भी हम देखते हैं, उसका प्रशासन देखते हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी देखते हैं, तो हमें वहाँ की स्थापत्य कला जो है ज़्यादा अधिकांश जो है स्थापत्य कला हमें उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं वंशजों में जो है देखने को मिलती है। तो जैसे ही हमने चोल शासक पढ़ रहे हैं, तो चोल वंश में भी हमको सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी, इस यहाँ पर हमें सर्वाधिक देखने को मिलेगी स्थापत्य कला। अब यहाँ पर स्थापत्य कला किस रूप में है और इस रूप का कौन कौन से जो है क्षेत्र रहते हैं वह देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो है स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया था चोलों ने, पल्लवों की स्थापत्य कला को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने पल्लव जो है हमारा आया नहीं है, पल्लव जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है। आगे देखो, चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन्होंने द्रविड़ मंदिर जो है उस समय का किस प्रकार की थी वो चीज़ बता रखी है। द्रविड़ मंदिर शैली जो है इनकी एक विशेषता रहती है, ये आपके इम्पोर्टेंट रहता है कि जो द्रविड़ मंदिर शैली है वह किस रूप में थे। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखो, वर्गाकार विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। आपको ये जो सारी विशेषताएं जो है, अगर आगे भी जैसे कि हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग जो भी हैं मंदिर शैली है या कोई भी हम देखेंगे तो उनको आपको अलग अलग आपकी कुछ विशेषताएं इसमें दे रखी होगी। अगर आप आगे भी पढ़ोगे तो आप क्या करना, एक बार ही गूगल पे आप मैप करो, गूगल पे जो है आप इमेजेस डाउनलोड कर लेना एक बार, और उनकी जो है एक बार इमेज देख लेना। जैसे कि अभी द्रविड़ मंदिर शैली दे रखी है, तो आप जब इमेज देखोगे तो आपके दिमाग में वो जो है जो इमेज है वो इमेज जो है आपके वो अंदर आपको इमेजेस देखने से आपको इसकी विशेषताएं जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसमें दे रखा है मंडप है, विमान है, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त हैं, तो वो आप जैसे देखोगे ना तो सारी विशेषताएं आपको उस इमेज में दिखेगी, जो आपको अच्छे से लर्न हो पाएगा उस इमेज को देखने से। ठीक है, आगे देखो, राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। जहाँ पर भी आपको कोई भी मंदिर द्रविड़ मंदिर शैली का दिखेगा, वहाँ पर मतलब ये एक शैली है जिसकी विशेषताएं जो है हमने अभी पढ़ी। अब ये सारी जो विशेषताएं हैं किन किन मंदिरों में देखने को मिलती हैं द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषताएं। सबसे पहला जो एक शासक दे रखा है आपका राजराज प्रथम ने एक तंजौर का शिव मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में जैसे कि मैंने द्रविड़ मंदिर शैली की जो भी आपको सारी विशेषताएं बताई हैं, वो सारी विशेषताएं जो है हमें राजराज प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजौर के शिव मंदिर में हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखो, दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। जैसा कि मैंने अभी आपको सिंचाई समझाया, सिंचाई के बाद में एक और शब्द आ रहा है नहर। ठीक है, तो चोल वंश के समय सिंचाई के साथ साथ में नहरों की जो है वह भी व्यवस्था जो थी उस समय, नहरें भी उस समय तक जो है बनना शुरू हो चुकी थी। तो नहरों की जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम, वह चोल साम्राज्य में हमको देखने को मिलती हैं। चोल मंदिर में
मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट थे। तो इस समय में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रहता है वो मंदिर कौन कौन से हैं? चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर। ठीक है, आगे देखो, चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियाँ भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। आपके भी एक नटराज की एक आई है, वो चोल साम्राज्य की देन है। ये वाली, ये नटराज की जो शिव की प्रतिमा दे रखी है, और जो चोलकालीन मंदिर भी दे रखा है। आपको इमेजेस बहुत सारी मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करोगे तो। वैसे तो इसमें एक इमेज दे रखी है, लेकिन जो आपको जो भी मंदिर दे रखे हैं ना, इनके नाम जो दे रखे हैं वो आप एक बार सर्च करना और देखना इन मंदिरों की जो पिक्स रहती हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार के जो है उस समय के मंदिर जो बने हुए हैं। ठीक है, जो नटराज की जो शिव की प्रतिमा है वह, ये सारे चोल वंश की देन है ये। ठीक है, चोल वंश में ये बने हुए हैं। चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर, चोल मंदिर जो है, चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्ति है ये, यानी कि सोने के साथ साथ में कांसे का भी जो है यूज़ वहाँ पे उस समय उस वंश के दौरान होता था। आगे देखो, मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। हमने चोल वंश में जो है 2 प्रकार की जो है शैली पढ़ी है। पहली जो हम अभी पढ़ चुके हैं द्रविड़ मंदिर शैली, दूसरी जो हम शैली पढ़ रहे हैं गोपुरम शैली। तो चोल वंश में 2 शैलियाँ जो है हम पढ़ने को हमें मिली, एक तो थी द्राविड़ शैली, दूसरी जो है हमारी शैली गोपुरम शैली। ठीक है, तो ये कौन से, अगर मैं आपको पूछती हूँ कि इन दोनों शैलियों का जो है विकास किस युग में हुआ, किस वंश के समय हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चोल वंश के दौरान जो है द्रविड़ शैली और गोपुरम शैली का जो विकास जो है इस युग में माना गया है या हुआ है। ठीक है, अब चोल वंश के समय किस प्रकार का समाज जो है हमें देखने को मिलता है, तो उस समय का समाज कैसा था? चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। देखो, हमने अभी तक बौद्ध धर्म का अनुयायी पढ़ा, मौर्य काल में जैन धर्म का भी हमने पढ़ा। अब जो है हम शैव धर्म के अनुयायी पढ़ रहे हैं। किस काल में, किस वंश के काल में? चोल वंश के काल में जो है हम किसके अनुयायी पढ़ने को हमको मिल रहा है? शैव धर्म के अनुयायी। ठीक है, आगे देखो, राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको पहले भी कुछ शासक में बता चुकी हूँ कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। ये आपको अभी मैं जो पूछ रही हूँ तो आपको ये सर्च करना है, देखना है कि कहाँ पर और कौन से जो हैं शासक हुए थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, तो एक अश्वमेध यज्ञ कौन से काल में, किस शासक के काल में हो रहा है, और एक अभी हम पढ़ रहे हैं चोल वंश के समय। ठीक है, समाज में स्त्रियों की संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवी दास प्रथा भी प्रचलित थी। जितने भी हमने अभी तक जो भी काल पढ़े हैं, आपको उन सभी काल के दौरान स्त्रियों की क्या स्थिति थी ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी जो है जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, उसके पढ़ने के बाद में हर एक काल में स्त्रियों की स्थिति को वापस से आपको देखना है कि किस काल के दौरान किस समय स्त्रियों की जो स्थिति है हमारे समाज में वो कैसी थी। तो चोल वंश में हमारे समाज की स्थिति जो है वह स्वामिनी होती थी, संपत्ति की स्वामिनी होती थी। लेकिन एक बुरी चीज़ देखने को मिल रही है हमें इस काल के दौरान कि दास और देवदासी प्रथा भी उस समय क्या प्रचलित थी, जो कि अभी तक हमने किसी भी काल में नहीं पढ़ा है। दास और देवदासी प्रथा जो है ये आपकी इम्पोर्टेंट रहती है। चोल वंश के दौरान हमको दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित मिल रही है स्त्रियों की इस समाज में। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट रहता है समाज में स्त्रियों की स्थिति के दौरान। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, आपको अश्वमेध यज्ञ पता ही होगा क्या होता है अश्वमेध यज्ञ। जिसको पता नहीं है उसको मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको वापस से, अगर जिनको नहीं आता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको वापस से अगले वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें मैं आपको अश्वमेध यज्ञ जो है फिर से समझा दूंगी जिनको समझ में नहीं आया हुआ है। अगला वंश हम पढ़ने जा रहे हैं पल्लव वंश। आपका जो है आगे इसमें एक मैप दे रखा है इंडिया का, उसमें पल्लव वंश का बताया गया है। ठीक है, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मैप आते हैं अभी कंटिन्यूसली जितने भी मैप आ रहे हैं, जिस वंश के भी हम मैप पढ़ रहे हैं, तो उस वंश से रिलेटेड उस मैप को आपको एनालाइज करना है, पढ़ना है, रीड करना है उसको। ठीक है, जैसे कि हम पल्लव वंश साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो पल्लव साम्राज्य के समय कौन कौन से जो क्षेत्र हैं, पांड्या, पल्लव, ये पल्लव वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं हम, ये पल्लव का क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर सालंकियान, लिच्छी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा, गुप्त साम्राज्य, शक, कदम, गंगा, ये सारे क्षेत्र जो है। अब देखो, हूण एक विदेशी जनजाति थी और हूणों का आक्रमण यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। ठीक है, ज़्यादातर जो भी हूण है, शक हैं, ये सारी जो विदेशी जातियाँ थी
ये शक भी जो है विदेशी जाति थी। ठीक है, तो विदेशी जातियों का भी जो है निरंतर हर काल के दौरान जो है होता आया है और अभी भी हो रहा है, जो अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो जो बाहरी जो विदेशी जो भी जातें रहती हैं उनका जो है निरंतर हर एक काल के दौरान जो है हमें इनकी जो है आगमन देखने को मिलता है, भले वो शक हो, हुण हो या और कोई भी जो है विदेशी जाति हो। ठीक है, आगे देखो, हम पल्लव वंश पढ़ रहे थे। पल्लव वंश को देखो, इस वंश के शासक जो हैं अर्काट, मद्रास, त्रिचनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्र है वो मद्रास वाला क्षेत्र, त्रिचनापल्ली वाला क्षेत्र, तंजौर वाला क्षेत्र जो है, जो हमें वर्तमान में देखते हैं, ये सारे क्षेत्र उस समय पल्लव वंश के थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पर जो है पल्लव वंश में जो हम सबसे पहले जो शासक पढ़ रहे हैं 6ठी शताब्दी के दौरान, वो कौन है? सिंह विष्णु। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम हैं महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूसली में जो है आपको हर क्लास के दौरान बताती हूँ कि जो भी शासक रहता है कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट रहता है। तो एक तो जो है जो स्थापित कर रहा है पल्लव वंश की, वह हो गया। और आगे एक आता है आपका महेंद्र वर्मा, जो एक वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए। ठीक है, और महेंद्र वर्मा ने क्या किया? महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। मैंने आपको बोला था कि आपको एक पेपर पर जितने भी कवि आते हैं, जो भी शासक आता है और वो किन रचनाओं की रचना करता है, आपको एक पेपर पर लिखना है। तो उसी पेपर पर आपको एक अलग और लिखना है, महेंद्र वर्मा प्रथम लिखना है। उसने किस नाटक को लिखा है? मत विलास प्रहसन नामक नाटक को उसने लिखा है। किसने लिखा है? महेंद्र वर्मा प्रथम ने। आगे देखो, उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। महेंद्र के पुत्र, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पुलकेशिन द्वितीय जो है आपको वापस से कंटिन्यूसली पढ़ने को मिलेगा। ये आपका जो ये नाम है पुलकेशिन द्वितीय, ये इम्पोर्टेंट है आपके, ये आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, इस नाम को, पुलकेशिन नाम को, पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखो, महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया। उसकी राजधानी जो थी वातापी पर अधिकार कर लिया, परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामलपुर या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया। यह चट्टानों को तराशकर मूर्तियां निर्माण की गई। कांची की भी पल्लव राजाओं को मंदिर बनवाए गए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक और कुछ शिव के उपासक जो हैं देखने को, ज़्यादातर जो भी विष्णु और शिव के जो उपासक हैं वह हमें जो है दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी साम्राज्य वाला जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप जब अगर देखते हो प्रेजेंट टाइम में, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर जो भी विष्णु के मंदिर जो है, विष्णु की जो मूर्तियाँ जो है, विष्णु के जो मूर्तियाँ, मंदिर जो सारे जो देखने को मिलेंगे हमको दक्षिणी राज्यों में देखने को मिलेंगे प्रेजेंट टाइम में। इसका कारण यही रहता है कि जितने भी शासक हुए हैं पहले, उन शासकों द्वारा ये बनवाए गए जो मंदिर हैं वह किन के हैं? शिव और विष्णु के। जैसे कि हम ये भी पढ़ रहे हैं कि पल्लव वंश के दौरान जो है ये मंदिर बन रहे हैं। और अभी जो है हमने चोल पढ़ा था, चोल में भी हमने जो है हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है ये शिव के जो है उपासक थे, ये शासक जो है शिव के उपासक थे। तो आज हमने चोल साम्राज्य और पल्लव वंश पढ़ा है, चोल वंश और पल्लव वंश पढ़ा है। तो आज का जो पढ़ाया गया है आपको रीड करना है, लर्न करना है, जो समझ में नहीं आता है पूछना है। कल जो है हमारी क्लास चालुक्य वंश की रहेगी। ठीक है, चालुक्य वंश को कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।